हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इन्वायरमेंट में हम आपको ये चीज़ें आपको करा चुके थे, जैसे राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है और आपको बायोस्फीयर रिजर्व है, आपका राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। देन उसके बाद में जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर रिजर्व करा चुके थे, हाथी अभ्यारण्य करा चुके थे, बिल्कुल डिटेल में मैपिंग के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा और है ये वाला चैप्टर। फिर उसके बाद में ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, जो पीसीएस हिंदी जीएस का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा लोग लाभान्वित हों इससे। और चैनल में इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसको लाइक कीजिए, जैसे कि हमें मोटिवेशन मिले। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहे हैं। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं और अपडेटेड नोट्स हैं ये बिल्कुल। जैसे पर्यावरण संवेदी क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन, जैसे आप देखेंगे ये संरक्षित क्षेत्र है। इस इको सेंसिटिव जोन में जैसे नेशनल पार्क अभ्यारण्य, ठीक है, नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, वन जैव मंडल है, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं जिसको, और आरक्षित क्षेत्र हैं। देन उसके बाद में और भी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, जैसे समकालीन स्थलीय विशिष्टता के आधार पर होता है तथा निर्णय दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है। 2011 में पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। मानव गतिविधि का सीमित नियमन किया गया, जिससे कि संरक्षण होता रहे। अगर मानव गतिविधि ज़्यादा होगी तो पेड़ों की कटाई है ना, जो वहाँ पे जो चीज़ें आवास बना हुआ है, हैबिटेट बना हुआ है, जिससे कि जो जीव जंतु उसमें रह रहे हैं उनको हानि पहुंचेगी। यह संक्रमण या आघात अवशोषक का काम करता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय पहल एवं सम्मेलन। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर जो समिट हुई हैं, जैसे सबसे पहले CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए 1992 में रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ। ठीक है, लक्ष्य था जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग करना, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित समान भागीदारी करना। ये लक्ष्य रखे गए थे जो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में। इस सम्मेलन को बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद में कार्टेजेना हुआ। कार्टाजेना जैव सुरक्षा, जिसको हम बायो सिक्योरिटी बोलते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है मिलान करने के लिए। स्टेटमेंट में पूछ ले, क्या पता है आयोग मिलान करने के लिए पूछ ले, या फैक्चुअल रूप से भी पूछ सकता है कि बताओ जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल किस उससे लिया गया है, तो आप बताओगे कार्टेजेना बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो आप बताओगे बायो सेफ्टी। 2000 में स्वीकार तथा 2003 में ये लागू हुआ। उद्देश्य इसका था एक देश से दूसरे देश में उन जीवित संशोधित जीवों LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के संचरण को प्रशासित करना। देन उसके बाद में आप देखेंगे प्रोटोकॉल जितने भी हुए हैं या फिर जितनी सबमिट हुए हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं। देन उसके बाद इसी का कार्टाजेना में, जो कि आधुनिक जैव तकनीक के परिणाम है। यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव तकनीक, जो बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, उस द्वारा संशोधित जीवों से उभरने वाले संभावित जो रिस्क से जोखिमों से जैव विविधता की सुरक्षा के उपाय खोजता है। इसमें ये वाली बात कही थी। तो इस प्रोटोकॉल में चीज़ें आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद में नगोया प्रोटोकॉल आया। नगोया प्रोटोकॉल क्या है ये भी देख लें। नगोया प्रोटोकॉल जापान का एक शहर है। 2000 में अंगीकृत तथा 2014 में ये लागू हुआ। लक्ष्य था आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से पैदा होने वाले लाभों के निष्पक्ष एवं समानतापूर्ण तरीके से बांटना है। इसको जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसके उपयोग से पैदा होने वाले जो लाभ है ना, उसके निष्पक्ष एवं समानतापूर्ण तरीके से बांटना। यह CBD के 3 उद्देश्यों में से एक आनुवंशिक रिसोर्सेज, जो जेनेटिक रिसोर्सेज के उपयोग से पैदा होने वाले लाभों के निष्पक्ष बंटवारे के संबंध में एक ट्रांसपेरेंसी कानूनी
ढांचा उपलब्ध करवाना है। परंपरागत ज्ञान को महत्व देता है, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको ये महत्व देता है। नगोया प्रोटोकॉल के एग्जीक्यूशन मतलब क्रियान्वयन में तीव्रता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में ABS लाया गया। ABS क्या चीज़ है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कहने का मतलब पहुंच एवं लाभ सहभागिता। तो इसी नगोया प्रोटोकॉल के तहत ये एग्जीक्यूशन के दौरान ये लाया गया, ये महत्वपूर्ण एक टूल्स के रूप में लिया गया ABS। पहुंच और लाभ, ये सहभागिता जरूरी थी। देन उसके बाद में देखेंगे जापान का शहर नगोया है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, तो इसके अनुपूरक जो प्रोटोकॉल हुए वो भी देख लो। 2010 में नगोया में स्वीकार किया गया। भारत में इस पर 11 अक्टूबर 2011 को हस्ताक्षर किए गए। ये जो मैं डेट करा रहा हूँ या फिर मैं जो डेटा दे रहा हूँ आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग के ये प्रश्न कभी ना कभी आ चुके हैं आयोग में, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे UPSC, चाहे PCS का, चाहे समीक्षा अधिकारी का, लोअर PCS का, UPSSC का, अन्य वनडे एग्जाम, चाहे SSC SSC आप देखोगे तो ये कभी ना कभी ये प्रश्न पूछे गए हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये। 5 मार्च 2018 को लागू हुआ भारत में। यह कार्टागोना प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। देन उसके बाद में आप देखेंगे CBD के अंतर्गत COP10 का सम्मेलन एक रणनीतिक स्ट्रेटजिक स्कीम के तहत ये लाया गया। ये सम्मेलन COP10 के नाम से जाना जाता है। 2010 में जापान के नगोया में आइची प्रांत में सम्मेलन का आयोजन। इस सम्मेलन से 2 चीज़ें अस्तित्व में आई। कौन कौन सी 2 चीज़ें थी वो देखें। जेनेटिक रिसोर्सेस हेतु नगोया प्रोटोकॉल और जैव विविधता हेतु आइची लक्ष्य, जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो आइची गोल थे वो इसके सामने आए। जैव विविधता के क्षति को रोकने हेतु प्रभावी एवं तत्कालिक कार्रवाई की गई। आइची जैव विविधता लक्ष्य 5 रणनीतिक लक्ष्य रखे गए इसमें। समझने का प्रयास करो। जैसे ये CBD COP10 हुआ, उसमें ये जापान के आइची प्रांत सम्मेलन में ये 2 चीज़ें अस्तित्व में आई थी। कौन कौन सी? एक जेनेटिक रिसोर्सेस जो नगोया प्रोटोकॉल हुआ, और बायोडाइवर्सिटी आइची लक्ष्य। सो जो आइची लक्ष्य था उसमें ये 5 बातें महत्वपूर्ण थी। स्ट्रेटजी के रूप में ये 5 गोल सामने आए। कौन कौन से थे ये देख लें। सरकार और समाज के द्वारा जैव विविधता के मुख्य धारा में लाकर जैव विविधता हानि के अंतर्निहित कारणों को पहचानना, जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को हटाना और संबंधीय उपायों को प्रोत्साहित करना, इकोसिस्टम प्रजातियों और आनुवंशिक स्पीशीज और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के सुरक्षा के उपायों द्वारा जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना। नंबर 4, जैव विविधता और पारितंत्रीय सेवाओं से प्राप्त होने वाले लाभों को बढ़ाकर सभी लोगों तक पहुंचाना। ये 4 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट ये है, देखो 5वां पॉइंट ये है आइची गोल। भागीदारी पूर्ण नियोजन, जानकारी प्रबंधन, क्षमता निर्माण द्वारा क्रियान्वयन का विस्तार देना, ये चीज़ें इसमें शामिल थी। आइची गोल, आइची के 5 स्ट्रेटजिक गोल थे ये। जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता एवं पहल, ये एक बार में आपके समझ में नहीं आएगा। आप इसको 1-2 बार रिवीजन करोगे ना, जब मैं नोट दे दूंगा या आप साथ साथ नोट करते जा रहे हो मेरे, तभी आपके समझ में आएगा ये। क्योंकि पहली बार आप चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज़ें एक बार में नहीं आएंगी। जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता एवं पहल, ये टॉपिक है, ये मेंस लेवल का है। ठीक है, पीटी में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है मेंस में, अगर हमें इनके बारे में लिखना होगा, अगर इससे रिलेटेड आया, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो हम इनको एक कोड के रूप में इनको डालेंगे, पॉइंट के रूप में भी डाल सकते हैं इनको। तो देखेंगे साइट्स क्या है। यह संधि 1975 में लागू हुई। यह संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार, बिक्री, बंदीकरण और को प्रतिबंधित करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक देश को साइट्स के दिशा निर्देश के अनुरूप कानून का निर्माण करना पड़ता है। तो विश्व धरोहर स्थल देखेंगे, ये यूनेस्को द्वारा 1972 में धरोहर स्थल के संबंध में सम्मेलन 1975 में क्रियान्वित हुआ। निर्धारण की पहली सूची 1978 में प्रकाशित की गई। प्राकृतिक धरोहर स्थल, इसके जो स्टैंडर्ड थे, मानक थे, वो कौन कौन से थे ये देख लें। जो नेचुरल हेरिटेज
की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के विशिष्ट जीव जंतु वनस्पतियों की प्रजातियों की उपस्थिति ही एवं आवास क्षेत्र में दुर्लभ संकटग्रस्त जंतु तथा पादप प्रजातियों की उपस्थिति हो। देन उसके बाद में क्या है दूसरा पॉइंट, जहाँ पर पारिस्थितिकी एवं जैविक प्रक्रियाओं के कारण जीव जंतु वनस्पतियों का उद्भव हो। पृथ्वी के विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा स्थलाकृति एवं भू आकृति में परिवर्तन हुआ हो या हुए थे पहले पूर्व में। क्षेत्र जहाँ पर अद्वितीय घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं हों और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से क्षेत्र अत्यधिक महत्व रखता हो। ये जब वो विरासत में आता है, ठीक है। भारत के संरक्षित क्षेत्र जैसे यूनेस्को ने धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है, तो ये देख लें। हेरिटेज का एक अलग से मैंने बताया है, इससे आगे टॉपिक आएगा ना, तो मैंने सारे जो विश्व विरासत धरोहर हैं वो कौन कौन से लोकेशन वाइज मैंने समझाने का प्रयास किया है। आगे नोट्स में जब मैं चैप्टर कराऊंगा उसमें आएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। ये हिमालय का राष्ट्रीय, आप लोकेशन देखें, आप लोकेशन में कमेंट के माध्यम से बताएं ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पे है, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नंदा देवी फूलों की घाटी कहाँ पर है, ठीक है, मानस कहाँ पर है, वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सुंदरबन कहाँ पर है, पश्चिमी घाट कहाँ पर है। ये आप मुझे लोकेशन वाइज स्टेट्स बताओगे, ये इस स्टेट में है इंडिया में, और ये सारे क्या हैं विश्व विरासत स्थल में आते हैं। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में प्रमुख भारतीय कानून कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, पर्यावरण एवं विकास राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति एवं नीतिगत वक्तव्य 1992 में, राष्ट्रीय पर्यावरणीय एक्शन प्रोग्राम 1994 में आया, वन्यजीव संरक्षण नीति 2002 में लागू हुई, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में। ये कुछ कानून थे भारतीय जो जैव विविधता से रिलेटेड थे, उनको संरक्षण करने के लिए थे। फिर देखेंगे जैव विविधता के संरक्षण से प्रत्यक्ष जो प्रमुख कानून बने हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900 ये एक्ट के माध्यम से है बिल्कुल, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्यजीव संरक्षण 1972, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। तो कोशिश करेंगे, देखो ये पर्यावरण संरक्षण है 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्यजीव संरक्षण 1972, जैव विविधता संरक्षण 2002। तो ये सारे आप समझ चुके होंगे, ये प्रमुख कानून है, इनको याद कर लेना किस किस सन में ये लागू हुए। भारत के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र ये देखें IBA, तो ये बर्ड्स एरिया ऑफ इंडिया IBA, ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार निम्न मानकों के आधार पर IBA को मान्यता दी जाती है। ये मानक कौन कौन से हैं ये देख लें। मान्यता है वैश्विक रूप से एक या एक से अधिक संकटापन्न, वैश्विक रूप से एक या एक से अधिक संकटापन्न पक्षी प्रजाति के महत्वपूर्ण संख्या का हानि स्थलों के ऐसे समुच्चय के रूप में होना जहां प्रतिबंधित श्रेणी की प्रजातियों या वायु में सीमित प्रजातियों का आवास हो। नंबर 2। नंबर 3 है जहां आपादिक रूप से प्रवासी या झुंड में रहने वाले पक्षियों की बड़ी संख्या हो। उसके बाद में आप देखेंगे ये अंतर्गत, इसी के अंतर्गत है वेटलैंड, कीचड़ युक्त भूमि, जैव विविधता, हॉटस्पॉट में मौजूद सूक्ष्म पर्यावास, घास भूमि, झाड़ियों जैसे पर्यावासों की एक श्रृंखला शामिल होती है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल में मिलकर भारत में 497 IBA की पहचान की है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट जैसे आया बाघ, अम्ब्रेला स्पीशीज या मूलभूत प्रजाति बोलते हैं। 80 वर्ष पहले बाघ की 9 प्रजातियां थीं, किंतु अब 3 उपजातियां वाली जावा और कैस्पियन प्रजाति विलुप्त हो चुकी हैं। ये बाघ से रिलेटेड है तो इनको आप नोट करोगे, ठीक है। ये अम्ब्रेला स्पीशीज और मूलभूत जो स्पीशीज थी, पहले 9 उपजातियाँ थीं, अब 3 उपजातियाँ रह गई हैं, जैसे बाली, जावा, कैस्पियन प्रजाति विलुप्त हो चुकी हैं बिल्कुल। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।